अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख और बैनुल-अक़वामी ख़बरों में इस वक्त तक की सबसे बड़ी डेवलपिंग स्टोरी से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, जहां पर इसराइल ने कतर दोहा में फ़ज़ाई हमला किया है और इसराइली आर्मी का इससे मुतल्लिक दावा है कि हमास के लीडरान के ऊपर ये हमला किया गया है। और हमास के जो ज़राए हैं वो इससे मुतल्लिक ये दावा करते हैं कि हमला उस वक्त किया गया जब एक इजलास जारी था जिसके अंदर हमास के जो मुख्तलिफ नुमाइंदे हैं वो शरीक थे और डिस्कस कर रहे थे वो तजावीज़ जो कि गज़ा में जंग बंदी से मुतल्लिक थी। अब इससे मुतल्लिक ये भी पता चल रहा है या दावा किया जा रहा है कि हमास के रहनुमा खलील अल-हैया को शहीद किया गया है। ऑब्वियसली डेवलपिंग स्टोरी है, जैसे जैसे इसमें मज़ीद तफसीलात आएंगी पिक्चर क्लियर होगी। लेकिन ये इट्सेल्फ कि इसराइल ने कतर वो भी एक ऐसा स्पॉट कंसिडर किया जाना जो कि ग्राउंड ज़ीरो न्यूट्रल वेन्यू जिसके ऊपर सारी नेगोशिएशंस हो रही थी। और इस वक्त में जब गज़ा के मामले के ऊपर एक सीज़ फायर डील के ऊपर गौर हो रहा था, क्या मकसद है, क्या मुहर्रकात है, इस हरकत को कैसे देखा जाएगा, सब कुछ तज्ज़िया तबसरा करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इसके लिए इरशाद भट्टी साहब, सलीम साफ़ी साहब, रीमा उमर साहिबा, फ़खर दुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। साफ़ी साहब, आपसे सबसे पहले इनिशियल टेक अवे चाहूँगी। ऑब्वियसली अभी तो डेवलपिंग स्टोरी है, बहुत सी तफसीलात हैं जो खुल कर आएंगी, लेकिन क्या वजह है या क्या बिल्डअप हो रहा था जिसकी वजह से आपको लगता है कि इसराइल ने हमास लीडरशिप को टारगेट किया, वो भी कतर के अंदर? इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, इसराइल बिल्कुल एक बदमस्त हाथी बना हुआ है और उसको ये बनाने में बुनियादी किरदार अमेरिका का है। और आज की कार्रवाई के लिए जहां इसराइल ज़िम्मेदार है वहां पर अमेरिका भी ज़िम्मेदार है, बल्कि इसराइल जो कुछ कर रहा है उसके लिए अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादी ज़िम्मेदार हैं। उनकी तरफ से असलहा मिल रहा है, उनकी तरफ से पैसे मिल रहे हैं, उनकी तरफ से हथियार मिल रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। और अभी देखें कि अमेरिका मुज़ाकरात करवाना चाहता है और ज़्यादा इम्कान यही था कि कतर में ही वो मुज़ाकरात होंगे, लेकिन दूसरी तरफ इजराइली कह रहे हैं कि उन्होंने हमले से पहले इजराइलियों को अमरीकियों को आगाह कर दिया था। तो मेरे ख़्याल में कतर जैसे मुल्क को वो निशाना बनाना एक तरफ इजराइल की डटाई का सबूत है, वो ये साबित करना चाहता है कि वो न किसी कायदे का पाबंद है, न किसी कानून का पाबंद है, न किसी उसूल का पाबंद है, न किसी मुल्क के किसी मखसूस हैसियत का पाबंद है। और जो कुछ वो करना चाहता है और जहाँ भी उनको फ़लस्तीनी मिले या फ़लस्तीनियों का खिरखा मिले तो वो उसे मारेगा। और आज उसने दोहा में ये काम करके दुनिया पे साबित भी कर दिया कि उसको जहाँ पे भी फ़लस्तीनी मिलेगा तो वो उनको मारेंगे। बट रीमा, क्या वजह है कि जिससे कोई बातचीत के करीब आने वाली होती हैं, चाहे वो पहले जब हमने देखा ईरान के केस में हो, जौहरी डील हो रही थी, उसके ऊपर बातचीत आगे बढ़ रही थी, अब गज़ा सीज़ फायर तीसरी चौथी दफ़ा है कि इसी तरह से अटैक करता है। इसराइल की इतनी बर्बरियत और फिर अमेरिका की पुष्टपनाही जैसे अभी भी इत्तलात आ रही हैं। अरीना, पहली बात तो ये है कि ये एक क्लियर वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ की, जो हमारा एक वर्ल्ड ऑर्डर है उसकी। मतलब ये कह के सब थक गए हैं, इसराइल जो भी कर रहा है वो बैनुल-अक़वामी कवानीन के खिलाफ है, लेकिन ये इस्तेमाल करके एक्सक्यूज कि आप अपने दिफा के लिए कर रहे हैं, अपने दिफा के हक को इतना वास्ट कर देना, इतना उसको वसी कर देना कि उसमें आप एक सॉवरन मुल्क की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी उसको आप पामाल करके आपने अटैक किया, इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि जिनसे आपको खतरा है वो वहाँ पे है। तो ये तो बहुत एक क्लियर वायलेशन है यूएन चार्टर की, इंटरनेशनल लॉ की। अब फिर से इजराइल हम देखेंगे अपना दिफा करेगा, इसको सेल्फ डिफेंस को एक्सक्यूज बना के कि हमास के एसोसिएटेड लोग जहाँ भी हैं दुनिया में, इजराइल ये हक रखता है कि वो जाके उन्हें मार सके। दूसरी बात ये बिल्कुल दुरुस्त है कि अमेरिका जब बात करता है सीज फायर की, जब बात करता है कि वो बहुत करीब है सीज फायर की, तो हम देखते हैं इस तरह का कुछ हो जाता है। तो अमेरिका की तरफ से मुझे नहीं मालूम अभी तक रद्द अमल आया है कि नहीं आया, बट अंडर
गुड बात है एक तरह से कि अमेरिका की रजामंदी के बगैर इजराइल शायद ऐसा कदम ना उठाता। तीसरी बात है कि कुछ अरब जो ममालिक हैं वो अमेरिका और इजराइल की बहुत साथ देते हैं और उसमें से कतर एक है। तो कतर को भी शायद ये सबक सीखना चाहिए कि अब वो तो कंडेम कर रहे हैं लेकिन उनकी जो अपीज करने की वो कोशिश करते हैं अमेरिका को और इजराइल को, शायद वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है क्योंकि वो भी सेफ नहीं है। जब भी इजराइल चाहेगा, जब अमेरिका चाहेगा, उनके बॉर्डर्स भी सेफ नहीं है। बट ये डेवलपिंग स्टोरी है, देखते हैं दुनिया का रिएक्शन किस तरह बदलता है, बदलता भी है कि नहीं, क्योंकि अब वो जो लिमिट्स हैं वो बार बार क्रॉस हुए चली जा रही हैं। जो फ्लोटिला जा रहा था गजा, उस पे भी इजराइल ने, ऐसा लगता है एग्जैक्टली क्लियर नहीं है कि ड्रोन से हमला किया। तो मुझे नहीं मालूम रेड लाइन कब आएगी जब हम ज्यादा देखेंगे कि इस पे कुछ एक्चुअल प्रैक्टिकल एक्शन भी हो और सिर्फ मजम्मती बयानात ना आए बाकी दुनिया की तरफ से। एक अच्छी चीज जो स्पेन ने की है, उन्होंने सैंक्शंस लगाई हैं यूरोप में। स्पेन ने एक तरह से एक राह दिखाई है, देखते हैं कि यूरोप इसको फॉलो करता है कि नहीं, अमेरिका का रद्द अमल क्या होता है। बट एज यू सेड डेवलपिंग स्टोरी है, बट बहुत कंसर्निंग स्टोरी है। लेकिन भट्टी साहब, क्या कतर के ऊपर हमला करना महंगा पड़ सकता है इसराइल को, क्योंकि अरब ममालिक उस तरह से अटैच्ड है? पहले इसराइल ने जहाँ जहाँ कार्रवाइयाँ की वहाँ कोई ना कोई या तो पॉलिटिकल टेंशन्स थी या कोई वजूहात थी जिनको जवाब बना के दुनिया डिस्टेंट रहती थी। क्या अब कतर पर हमले के बाद या वहाँ पर टारगेट करने के बाद अरब ममालिक खुद को डिस्टेंट कर पाएंगे इससे? नहीं मैडम शेख, बहुत बड़ा नहीं, नो, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आप समझते हैं कि पहले जहां जो कुछ हुआ है उस पर कोई जवाज था? जवाज बनाए गए हैं और फिर उसके बाद ये सारा कुछ किया गया है। आप मैडम शेख, आप अमेरिका को कह रहे हैं कि अमेरिका ने गलत किया, अमेरिका ने ये किया। भाई अमेरिका ने ठीक किया है, अमेरिका तो यही कर रहा है। किसने कहा है कि अमेरिका कोई, मेरा बाबा जी ट्रंप कोई इतने बड़े आ गए हैं कि वो इसराइल से हट गए हैं पीछे? वो तो यही करेंगे बाबा जी तो यही कर रहे हैं, अमेरिका तो यही कर रहा है, पहले दिन से यही कर रहा है। हाँ, जिनको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना चाहिए, जो इस जुल्म में बराबर के नहीं, जो इस जुल्म की वजह हैं, वो है OIC, वो है अरब लीग, वो है मुस्लिम उम्मा, वो है अक़वाम मुत्तहिदा, वो है महज़्ज़ब दुनिया। अमेरिका को क्यों कोस रहे हैं? और फिर याद रखें, आज आपने कहा ना कि कतर पे कौन सी रेड लाइन भाई, कौन से इंटरनेशनल कवानीन, कौन से ह्यूमन राइट्स, कौन से कोई जवाज चाहिए आपको? जब आप लबनान पर खामोश रहेंगे, जब आप यमन पर खामोश रहेंगे, जब आप शाम पर खामोश रहेंगे, जब आप इराक और लीबिया पर खामोश रहेंगे, जब आप ईरान पर खामोश रहेंगे, जब आप गजा में होने वाली नस्ल कुशी पर खामोश रहेंगे, डरी डरी मजम्मतें करेंगे, सहमी हमदर्दियाँ जताएंगे, तो आप फिर आपकी तरफ भी आएगी, लगेगी आग तो आएंगे वो घर कहीं इसकी जद में। इस गली में हमारा मकान थोड़ी है। एक दो लफ्ज़ आगे पीछे करके यही शेर है, और ये है जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब आपने बड़ा कर लिया ना, साथ दे लिया, आप समझते थे कि आप महफूज हैं। नहीं भाई, नहीं, महफूज नहीं है आप। जब अब इसराइल की ये खित्ता बदल गया है, अब इसराइल आपका माई बाप है, उसके मुताबिक आपको चलना पड़ेगा, इसराइल के मुताबिक आपको अपनी पॉलिसियां बनाना पड़ेंगी, इसराइल की ताबेदारी करनी पड़ेगी, सुबह शाम उसे रिपोर्ट देना पड़ेगी आपको। अब आप ख़त्म हो जाएं बाकी सारी चीज़ें। और आखिरी बात मैडम शेख, ये क्या आप समझती हैं कि शाम का वही कसूर था जो हमें बताया गया है? क्या आप समझती हैं कि ईरान का वही कसूर था जो हमें बताया गया है? या जितने मुल्कों को तबाह किया गया है, क्या इसराइल वही कुछ नहीं कर रहा जो उन मुल्कों पर इल्ज़ाम लगाया गया? सद्दाम हुसैन के खिलाफ कहाँ गए वो हथियार जो हमें दिखाने थे? झूठ बोलकर उन्होंने सारा कुछ तबाह कर दिया। और अब आग आ गई है, अब भुगतो इसको, अब इंजॉय करो इसको, और मत कोसो अमेरिका को या इसराइल को। वो अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं और उनका एजेंडा बड़ा क्लियर है।
अच्छा, वो मैं जो कतर की बात कर रही थी ना, मैं उसकी हैसियत की बात कर रही थी, क्योंकि हमने देखा है कतर एक न्यूट्रल वेन्यू की हैसियत से सामने आया है। फिर जब आप इस तरह की पोजीशन एक दे रहे होते हो, फैसिलिटेशन कर रहे होते हो, तो उसमें कहीं ना कहीं ये अंसर भी होता है कि एक सेफ हेवन आपको तस्वर किया जाता है। तो उस मुनासबत से बड़ी एक छोटी सी जी सर, तो वो न्यूट्रल वेन्यू था तो उनको नहीं पता था, ये गजा वालों को निकाल देते, हमास वालों को निकाल देते, दफ्तर बंद कर देते। नहीं सर, न्यूट्रल वेन्यू का मतलब यही है ना कि तमाम फरीकैन यहाँ पर आकर सेफली नेगोशिएट कर सकते हैं, हर फरीक आके अपनी बात रख सकता है। अब नहीं, ठीक है भट्टी साहब, पॉइंट नोटेड। एक पर ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। फ़खर दुरानी साहब का तज्जिया भी आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं डेवलपिंग खबर की। इंटरनेशनल अरीना से खबर आ रही है कि इसराइल ने कतर के ऊपर हमला किया है और जो हदफ था वो हमास का एक इजलास था जिसके अंदर गजा जंगबंदी माहिदे के ऊपर गौर ख़ौस चल रहा था। फ़खर दुरानी साहब, आप इसके ऊपर तज्जिया कैसे करते हैं सिचुएशन का? इसराइल बढ़ता ही चला जा रहा है और अब तो बात कतर तक आ गई है। क्या इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा सिर्फ एक डिप्लोमेटिक रिस्पांस दे के, या एक जवाबी कार्रवाई जो रिवायती होती है वो करके, या आपको लगता है कि ये अब दूर तक जाएगा? बहुत शुक्रिया अलीना। कल अगर आपको याद हो, कल किसी ने YouTube के लिए सवाल भी यही भेजा था इस हवाले से कि क्या ये जंग बंदी हो सकती है जो अमरीकी सदर की तरफ से कहा गया था और हमास उसके ऊपर रजामंद भी हुआ था। तो मैंने कल भी यही बताया था कि ये मुमकिन नज़र नहीं आता जब तक, क्योंकि अमरीका तो पहले भी ये कहता था कि जंग बंदी की जाए, सीज़ फायर और कोई मुआहदा भी होगा। जब तक इसराइल ख़ुद नहीं मानता तब तक ये जंग बंदी नहीं होगी। और उसके साथ साथ इन जो अरब ममालिक का जो किरदार था वो बड़ा अहम है। देखें, बार बार ये जो इसराइल के सामने इस तरह से सरेंडर करना, ये तमाम जो बड़े ममालिक हैं, ये किसी तौर के ऊपर भी इनके इंटरेस्ट को सर्व नहीं करता। अब ये जो कतर के साथ किया गया है इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि अरब ममालिक को ये अब समझना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि आप चाहे जितना आपके पास पैसा हो, जितने अमीर मुल्क हों, लेकिन अगर आपका दिफा मजबूत नहीं है तो कोई दुनिया के चौथे कोने से आके भी आपको अटैक कर जाएगा और कोई कुछ नहीं करेगा। और इसी तरह ही सिफारती ही, ये जो आप सवाल पूछ रही थी कि क्या ये सिर्फ सफारती इसका हल होगा कि ये सिर्फ इसकी मजम्मत की जाएगी या कोई इसका आगे भी कोई होगा। देखें, कतर का दिफा या उसकी जो डिफेंस फोर्सेस हैं कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं है। इवन ईरान ने जब अटैक किया था तब भी जो कतर है वो सिर्फ उसकी मजम्मत तक ही रहा था। तो ये इसमें तो अब मज़ीद एक स्टेप फर्दर इसराइल ने ये किया कि वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका को हमने इन्फॉर्म किया है और अमेरिका इस हमले के बारे में बाकायदा जानता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कतर के पास कोई चारा है सिर्फ डिप्लोमेटिक जो फ्रंट के ऊपर ही इसकी मजम्मत करने तक ही इनके पास कोई है। उसके अलावा ये इसराइल के ख़िलाफ़ कोई जाके ये जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकते। दूसरी बात कि इसराइल को कैसे रोका जा सकता है, देखें उस पर हम पहले भी बारहा ये बात कर चुके हैं कि ये इस तरह की करारदादों से या इस तरह के ऐलानात से ना इसराइल पहले कभी रुका है और ना ही अब रुकेगा। इसकी जो वाहिद हल है वो एक तो जिस तरह आप स्पेन ने किया है उसके ऊपर कुछ जो है वो पाबंदियां उसने अनाउंस कर दी हैं। जब तक यूरोपियन कंट्रीज़, क्योंकि जो इसराइल के आपके इकनॉमिक देख लें और उसके साथ साथ जो मिलिटरीली भी देख लें तो उसका जो दिफाई हवाले से यूरोपियन ममालिक के साथ काफ़ी जो ऐसे मुआहदे और वो तमाम तर जो उनकी जो उसके हवाले से ट्रेड के हवाले से भी है। जब तक ये ट्रेड और इकनॉमिक और उसके साथ साथ जो डिफेंस की सैंक्शंस नहीं लगाई जाएंगी यूरोपियन ममालिक की तरफ से, तब तक कोई इसको इसराइल यूरोप को जो है वो संजीदगी से नहीं लेगा। अरब ममालिक को भी OIC के प्लेटफॉर्म से अब ये बाकायदा जब तक कोई ऑयल के हवाले से, क्योंकि इनके पास जो वाहिद एक ऑप्शन है कि जब तक ये ऑयल की ट्रेड के हवाले से ये दुनिया को नहीं कहते कि ये इसराइल अगर अब ये ख़त्म नहीं करता इस तरह के हमले और हमारी जो सॉवरेनिटी को बार बार चैलेंज किया जा रहा है, हम ऑयल की जो तमाम जो ट्रेड है उसको रोक देंगे, तब भी दुनिया संजीदा लेगी। अदरवाइज़ इस तरह की जो मजम्मतों से और इससे ना इसराइल पहले कभी रुका है और ना ही अब रुकेगा। सर लेकिन हम ये बात करें दुनिया संजीदा, रीमा कुछ ऐड करना चाह रही हैं? ये लीना, मतलब ये आप खुद सोचिए कि पिछले कुछ हफ्तों में इजराइल ने ना सिर्फ गजा और वेस्ट बैंक बल्कि लेबनान, सीरिया, यमन, ईरान और अब कतर, और जो ट्यूनीसिया की जो फ्लोटिला की बात आ रही है वो अभी तक रिपोर्ट्स ही हैं, बट शायद वो भी, इन सब ममालिक को अटैक किया है। ये कोई छोटी चीज नहीं है। ये इस तरह की बर्बरियत, इस तरह की वायलेशन जो हैं ये हम कम ही देखते हैं। तो अब मेरा ख्याल है कुछ पॉइंट ऐसा, कुछ तो ब्रेकिंग पॉइंट आएगा
जब इजराइल को रोकना पड़ेगा, वरना कोई भी मुल्क जो है वो सेफ नहीं है। और मैं कहूंगी कि ये हम इसको सिर्फ मुस्लिम इशू ना बनाएं, मुस्लिम उम्मा का इशू ना बनाएं, ये एक इंसानियत का इशू है। और इससे हम देख रहे हैं बहुत सी मजम्मत सिर्फ नहीं बल्कि जो एक्शन भी लिया जा रहा है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम देख रहे थे, हम ICC देख रहे थे, उन्होंने भी अरेस्ट वारंट जो किए, वहाँ जो केस चल रहा है, ये दुनिया भर से जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो अब दुनिया भर से ही आ रहा है। तो इसको सिर्फ मुस्लिम इशू नहीं बनाना चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि एक जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है, एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए कि जो आपकी अरब ममालिक हैं उनको भी एक एग्जिस्टेंशियल खतरा महसूस होना चाहिए कि अगर इन सब ममालिक को इजराइल अटैक कर सकता है, एक फ्रेंडलियर कंट्री कतर को भी कर सकता है, तो कौन सेफ है फिर? अच्छा रीमा, कैसे ये उठाया जा सकता है? क्या आपको यही लगता है कि अभी भी अगर सैंक्शंस लगाए पूरी दुनिया तो यहाँ पर हल है, या फिर कोई और तजवीज़ है? जैसे अभी भी पता चला है कि इसराइल ने पहले से अमेरिका को बताया था कि वो हमला करने वाला है, इससे पहले भी जो सारी कार्रवाइयाँ थी, बैकडोर से खबरें यही आती हैं कि अमेरिका उसमें हैंड एंड ग्लव था। तो इस सारे मामले के ऊपर किस तरह से रोका जा सकता है? क्या अमेरिका यहाँ पर हॉस्टेज है इसराइल का, या फिर अमेरिका के कुछ अपने इंटरेस्ट हैं जो यहाँ पर पूरे हो रहे हैं? मिक्स ऑफ बोथ है लीना। इस वक्त हॉस्टेज कहना अमेरिका को तो गलत होगा। अमेरिका एक पार्टनर इन क्राइम है। इसमें अमेरिका की मदद, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो मिलिटरीली जो मदद करता है इसराइल की, चाहे वो इकोनॉमिकली करता है, उसके बगैर तो इसराइल ये सब नहीं कर सकता था। लेकिन ऑफ कोर्स अमेरिका में स्ट्रॉन्ग लॉबीज हैं जो इसराइल की हमायत करती हैं, उनकी एक हिस्ट्री है और अमेरिका में उनकी एक हैसियत है, एक पावर रखते हैं, इन्फ्लुएंस रखते हैं। इस वक्त तक फौरन तो ये ख़त्म नहीं होने वाला, लेकिन अमेरिका टोटली रिस्पॉन्सिबल है अपने सब एक्शन के लिए। हम एक दफ़ा पहले हमने इस पर बात की थी। मेरा ख्याल है अमेरिका जब तक अपनी पॉलिसी में कुछ चेंजेस नहीं लाता, मुश्किल ही है कि इसराइल रुकेगा। लेकिन अगर हम देखें कि बाकी ममालिक आहिस्ता आहिस्ता, जैसे हमने स्पेन की बात की, यूरोप में मजीद इस पे कोई बात होती है, तो फिर अमेरिका की भी एक जो एक ढिटाई आप कह लें, या दूसरा आप कह लें कि जो अपनी जो उनके इंटरेस्ट हैं, शायद उनको बढ़कर उससे सोचना पड़ेगा और ये जो इक्वेशन है ये तब्दील हो जाएगी। क्योंकि इसराइल को सपोर्ट करना चाहे दुनिया में आपको बिल्कुल एक पराया बना देगा, लेकिन वो वक्त जल्द आना चाहिए लीना। जो अब हम देख रहे हैं इससे ज्यादा मजीद क्या ही हो सकता है। कहीं भी जहां दिल चाहता है उठ के आज सुबह उठते हैं और यहाँ पर आज हमने हमला करना है। भट्टी साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे थे इसके अंदर। भट्टी साहब। मैडम शेख, वो आपने बात कर दी कि आप अंदाजा करें कि वो कह रहे हैं कि फैसला दुरुस्त और बर वक्त है। फैसला अमेरिका की मर्जी से, ना सिर्फ अमेरिका की मर्जी से किया गया बल्कि अमेरिका ने मदद फराम की है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कतर है जो आप कह रही हैं कि ज़ीरो और न्यूट्रल वेन्यू और जिस पे किसी को नहीं करना चाहिए। नहीं, अब कोई इसराइल को नहीं रोक सकता। जब रोकने का वक्त था उस वक्त किसी ने नहीं रोका। बात वही है, कम अज कम भी अगर ये सारी मुस्लिम दुनिया ही कम अज कम ये इनके साथ तिजारती बाइकआउट कर देती, या ये दुनिया ही तिजारती बाइकआउट कर देती, तो आज ये कतर सर ये इतना अहम पॉइंट है। भट्टी साहब, एक ब्रेक की मुझे इजाज़त दीजिएगा, ब्रेक पे जाना है और उसके बाद इसी को डिस्कस करते हैं कि ना सिर्फ अमेरिका को पेशगी इत्तला थी इस हमले की, बल्कि अमेरिका ने मदद भी की इस हमले के लिए। इसराइली ओहदेदार ऐसा दावा कर रहे हैं, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, डिस्कस करते हैं आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। इस वक्त हम इंटरनेशनल डेवलपिंग स्टोरी के ऊपर बात कर रहे हैं। इसराइल ने अब कतर के ऊपर हमला कर दिया है और ये इंकशाफ हुआ है, बल्कि दावा हुआ है इसराइली ओहदेदार की तरफ से कि इस हमले की ना सिर्फ अमेरिका को पेशगी इत्तला थी बल्कि अमेरिका ने इस हमले के लिए मदद भी की। सलीम साफी साहब, ये सवाल आपकी तरफ लेके आना चाहूँगी, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? ना सिर्फ इत्तला बल्कि मदद भी की इस हमले के लिए जो दावा हो रहा है इसराइल की तरफ से, और वो भी कतर के ऊपर। देखिए, अमेरिका सुपर पावर होने के बावजूद पिछले अरसे में हम देख रहे हैं कि सालों से अमेरिका इसराइल के इशारों पे नाच रहा है और ख़ुद अब मसलन अमेरिका ने कुछ और मंसूबा बनाया है मिडिल ईस्ट के बारे में, लेकिन उस मंसूबे को कोई और नहीं रिजेक्ट कर रहा बल्कि इसराइल ही रिजेक्ट कर रहा है।
और अब कतर को देख लीजिए कि कतर अमेरिका का इतना करीबी इत्तेहादी भी है, वहाँ पे उसका अड्डा भी है, और कतर को इस तरह के मुफाहमती अमल के लिए अमेरिका मरकज़ भी बनाना चाहता था, लेकिन इज़राइल ने उस पे हमला कर दिया। अमेरिका पहले ये कह देता है, किसी वक्त में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं नेतन्याहू ने नाराज़ हूँ, लेकिन फिर जब दोनों आपस में मिले तो वो नाराज़गी नज़र नहीं आई, ना उनका वो लहजा नज़र आया जो यूक्रेन के सदर के बारे में था। तो असल में इस वक्त अमेरिकी पॉलिसी को सबूताज भी वो नेतन्याहू करता है और अमेरिका को डिक्टेट भी नेतन्याहू करता है अमेरिका की खारजा पॉलिसी को, और ये बड़े एक हैरत का मुकाम है हम सब के लिए कि कितनी मजबूत लॉबिंग है इजराइल की अमेरिका के अंदर। सर, छोटे छोटे दो सवालों के जवाब। क्या आपको लगता है कि ये जो हमला है ये अमेरिका और तमाम जो मिडल ईस्ट या गल्फ स्टेट्स के दरमियान ताल्लुकात सावर करने या उनके खिलाफ ऐलान जंग के तौर पर तस्वर होगा? नहीं, कोई ऐलान जंग वगैरह नहीं, बस एक कतर की तरफ से मजम्मत हो जाएगा, कुछ और मुल्कों की तरफ से मजम्मती बयानात आ जाएंगे और बस उस पर इत्तेफाक कर लिया जाएगा। इजराइल ने इस दौरान कितना कुछ नहीं किया, उसने ईरान पे कितने हमले किए, उसने यमन में क्या कुछ नहीं किया, उसने शाम में क्या कुछ नहीं किया, और सबसे बढ़कर गज़ा में अब हमारे लिए तो एक मामूल बन गया है, 80, 90, 100 के करीब तादाद रोज़ाना वो लोगों को मार रहा है, नस्लकुशी कर रहा है, तो उस पर इजराइल का किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा, तो इस तरह के एक हमले पे उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। अच्छा फ़खर, हमेशा हम देखते हैं जब भी इसराइल ने कहीं कार्रवाई की है कहता है एक चीज़ है, लेकिन पीछे हमने देखा है एजेंडा कुछ और होता है। इस बार आपको एजेंडा क्या लग रहा है? देखिए, पहली बात तो ये कि ये पैगाम पहुंचाना था जो उन्होंने ख़ासतौर पे कतर का, पहले भी अगर आपको याद हो कुछ अर्सा पहले एक इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट चला था कि कतर इसराइल के अंदर जो नेतन्याहू के कुछ मुशीरों को उन्होंने पैसे दे के अपने लिए लॉबिंग इसराइल के अंदर कराने की वो किया हुआ था। तो ये एक बड़ा एक स्कैंडल जो है कतर गेट का वहाँ पे इसराइल के अंदर मशहूर हुआ था, और इसराइलियों के अंदर ये कतर के हवाले से काफ़ी सख्त जो है वो इस हवाले से कुछ रिजेंटमेंट भी थी कि कतर बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरफेयर करता है, हमास को उन्होंने पनाह दी हुई है। एक तो ये पैगाम देना है कतर को कि वो इसराइल जो है वो जहाँ पे भी हमास के या जो रहनुमा होंगे या उनके हामी होंगे उनको नहीं छोड़ेगा। और दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है, देखें अभी चंद महीने पहले जो सदर ट्रंप आए थे, मिडल ईस्ट का उन्होंने दौरा किया था, वहाँ पे अरब ममालिक ने उनको बेशुमार तोहफे और तहाइफ दिए थे। कतर ने भी इनको जो है वो $400 मिलियन का एयरफोर्स 1 नया बनाकर देने का वो किया, अनकंडीशनली एक गिफ्ट दिया, और उसके साथ साथ यहाँ पे कतर में जो है वो अमेरिका की बेस भी है। लेकिन उसके बावजूद भी ये इसराइल ने अरब वर्ल्ड को ये एक पैगाम दिया है कि वो किसी तौर के ऊपर जहाँ भी चाहेंगे वो अपनी मर्जी से स्ट्राइक कर सकते हैं, चाहे वो अमेरिका का कितना ही करीबी एलाई और क्लोज एलाई ना हो। तो ये एक बुनियादी तौर पे एक मैसेज के तौर के ऊपर भी कन्वे किया गया है तमाम अरब ममालिक को। और उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट जो आप देखें ग्रेटर इसराइल का प्लान है उसमें ये तमाम ममालिक जो हैं वो शामिल हैं। तो ये फ्यूचर का भी एक अंदिया दिया गया है जिससे मैं समझता हूँ कि बड़ा ये तमाम जो ख़ास तौर पे अरब ममालिक और ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज़ हैं उनको संजीदगी से लेना होगा। अदरवाइज़ ये जो नेक्स्ट टारगेट इसराइल का हो सकता है वो कोई भी और मुल्क हो सकता है। रीमा कुछ ऐड करना चाह रही हैं? अलीना, एक और जो सवाल मेरे जहन में आता है कि कतर जो है वो एक काफी अमीर मुल्क है, उनके पास भी एडवांस्ड डिफेंस है, बहुत से वो अपने जो वेपन्स हैं वो और जो उनका डिफेंस की पूरा अमेरिका पे डिपेंडेंट भी हैं उसके लिए। तो ये भी एक सवाल उठता है कि इसराइल इतनी आसानी से हमले कैसे कर सकता है। जो अरब ममालिक हैं खासतौर पे कतर, वो इसको रोकने में क्यों कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि इस पर भी अब सवाल उठता है, क्योंकि सब जैसे कह रहे हैं कतर शायद रिटेलिएट नहीं करेगा, लेकिन इस पर भी सवाल उठते हैं कि कतर का अपना डिफेंस इतना वल्नरेबल कैसे है कि इसराइल ने इतनी आसानी से हमला कर दिया। लेकिन ये सलीम साफ़ी साहब मेरा ख्याल है इसके ऊपर इंसाइट रखते होंगे। साफ़ी साहब कुछ कहना चाहेंगे? वो तो अमेरिका की मर्जी से कर लिया गया ना, उन्होंने खुद कह दिया है कि उस पे अमेरिका को आगाह किया गया था। सलाहियत के ऊपर मेरा ख्याल है सवाल है ये ज्यादा कि क्या कतर में, हाँ एग्जैक्टली, कि क्या कतर और कतर की जो दिफाई सलाहियत है वो अमेरिका की मरहूनी मिन्नत है।
अच्छा फखर इसके ऊपर कुछ कहना चाह रहे हैं? फखर जो देखें, जब ये ईरान का मामला हुआ था तो उस टाइम ही ये क्लैरिफाई किया था अमेरिका ने, और सदर ट्रंप ने ये बाकायदा बताया भी था कि ये जो कतर का एयर डिफेंस सिस्टम है ये अमेरिका ही ऑपरेट करता है। और जब ये इसराइल ने क्लैरिफाई कर दिया है कि वो अमेरिका की इजाज़त से और बाकायदा उनको बता के और उनकी सपोर्ट से किया गया है, तो ये एक वाज़े हो गया कि कतर का अपना जो दिफाई निज़ाम वो एज सच नहीं है, वो अमेरिका ही इनको जो है वो डिफेंस जिस तरह जापान को वो प्रोवाइड करता है या कुछ और ममालिक को, ये कतर को भी इसी तरह का जो है वो अमेरिकी प्रोवाइड करते हैं। ये थोड़ा सा इलैबोरेट कीजिएगा। देखें, ये जो सदर ट्रंप ने जब ये ईरान का हमला हुआ था तो उस टाइम उन्होंने यही कहा था कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो हमें सब कुछ जो है वो खुद ही, जो इनकी अमेरिकी वहाँ पे जो एक अड्डा है या जो बेस है वहाँ से ही ये एयर डिफेंस सिस्टम और ये सारा कुछ ऑपरेट होता था। तो ये उस बुनियाद के ऊपर ये सारा जो है अमेरिकियों के ही कंट्रोल में है, जो कतर के एयर डिफेंस सिस्टम के हवाले से। अच्छा, दैट्स इंटरेस्टिंग। इसको हम चेक भी कर लेंगे ऐसा है या नहीं है। मेरी नज़र से अभी तक ऐसा नहीं गुजरा। अगर पैनल के ऊपर कोई इसको सेकंड करना चाहता है, कंटेस्ट करना चाहता है तो प्लीज़ फील फ्री। नहीं, कंटेस्ट नहीं, फखर दुरुस्त कह रहे हैं कि एक्सटेंट मुझे नहीं मालूम, यही मेरा ख्याल है आगे कुछ हमें क्लैरिटी मिलेगी कि किस हद तक यूएस कंट्रोल करता है कतर का एयर डिफेंस, क्योंकि कतर डिपेंडेंट तो है यूएस पे, लेकिन किस हद तक हो सकता है। और क्या ऐसे हो सकता है कि इसराइल अगर अमेरिका से पूछ के उनकी मदद के साथ कतर पे अटैक करना चाहे तो कतर कुछ भी नहीं कर सकता फिर, और अमेरिका इस हद तक कंट्रोल करता है? मेरे पास भी इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। एग्जैक्टली, मैं इसलिए कह रही हूँ कि कोई दिफाई एक्सपर्ट होगा वो मेरे ख्याल ज़्यादा बेहतर इस चीज़ के ऊपर कर सकता है। ऑल्सो आई थिंक अभी जिस चीज़ के ऊपर हम बात कर रहे थे वो पहले भट्टी साहब की तरफ लेके आती हूँ, फिर आपकी तरफ भी लेके आऊँगी रीमा, कि क्या इसराइल का एजेंडा यहाँ पर गल्फ ममालिक के ऊपर, मिडल ईस्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ाना है? अब्राहम एकॉर्ड्स की बहुत ज़्यादा बात हो रही थी और कई दफ़ा हमने भी हवाला दिया उसका कि ऐसी कुछ इत्तलात मौसूल होती थी कि गल्फ नेशंस के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है इसराइल को एक्सेप्ट करने के लिए। क्या ये पीछे सोच हो सकती है या क्या, भट्टी साहब? मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि अगर हम इसको आसान लफ्ज़ों में बयान करें तो इसराइल ने अमेरिका पर हमला किया है, मतलब कतर का पूरा डिफेंस अमेरिका के हवाले था और कतर का पूरा जो सबसे बड़ा अड्डा है वो भी अमेरिका का कतर में है, और कतर बहुत ज़्यादा मामलात में अमेरिका की अशीरबाद से सारी चीज़ें करवा रहा है। खा वो अफ़गानिस्तान वाले मुज़ाकरात हों, खा वो कतर वाले मुज़ाकरात हों, खा कुछ और हो। ये आप बड़ा दिलचस्प कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अमेरिका की मदद से किया है, आप कह रहे हैं कि अमेरिका के ऊपर किया है। जी, मैं अगर आप मेरा प्रॉब्लम यही है अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने कभी बात कंप्लीट नहीं होने दी, तो इसलिए मैं कभी बात समझा ही नहीं पाया आपको। तो बात बेसिकली ये है कि अमेरिका ने अमेरिका पर हमला करवाया है और अब इसराइल से, यानी ये तो कतर को तो दूसरा बड़ा, यानी इस खित्ते का सबसे पहला समझा जाता था और कभी दूसरा समझा जाता था, बहुत बड़ा हलीफ। अब ये आप क्या समझती हैं कि अभी सदर ट्रंप साहब कुछ अर्सा पहले फरमा रहे थे कि अगर हम डिफेंस ना दें इनको, कुछ मुल्कों के बारे में वो फरमा रहे थे, तो ये तो पता नहीं रहें या ना रहें, तो वो ठीक फरमा रहे थे। अब इसराइल का मैसेज बड़ा क्लियर है कि इस पूरे खित्ते के लिए, और वो पहले दिन से है कि भाई अब कोई इंटरनेशनल लॉज नहीं है, कोई कवानीन नहीं है, कोई सरहदें नहीं हैं, ताकत है। और इससे पहले वो ग्रेटर इसराइल का नक्शा भी जारी कर चुका है, इससे पहले वो सारे मुल्कों को हल्की हल्की ठुकाई भी कर चुका है, एक एक करके उसने सारों को टारगेट किया है, एक जवाज़ कुछ भी निकाले, कुछ भी किया वो किया है। अब वो 2-3 मुल्क आ गए हैं लिस्ट में जिनके बारे में सोचा जा सकता था कि ये इनडायरेक्ट अमेरिका के साथ हैं, डायरेक्ट अमेरिका के साथ और इनडायरेक्ट इसराइल के साथ, तो वो भी लिस्ट में आ गए हैं। तो अब तो सारा कुछ ओपन हो गया है। बात वही है कि आपने कब रोकना था, नहीं रोका। कब आपने क्या करना था, सफारती बाइकआउट करना था, तिजारती बाइकआउट करना था, वो नहीं किया। आपकी जब आप अपने पाँव पे तमाम वसाइल के होने के बावजूद खड़े नहीं हो पाते, जब आप तमाम वसाइल होने के बावजूद आप अपना डिफेंस अपना सारा नहीं रख पाते, अब मुझे बताएं इस सारे जो सिस्टम है इसमें किसने बेस्ट जवाब दिया? ईरान ने। क्यों दिया बेस्ट जवाब? कि वो उसके पास क्या कुछ, ना कोई उसके पास वसाइल थे, ना उसके पास पाबंदियां लगी हुई थी 20-25 साल से, तो क्यों जवाब दिया?
क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं था। ये सारे डिपेंडेंट है, इनकी हैसियत ही कोई नहीं है। ओके। ये इन्होंने इन पे हमला हुआ, इन्होंने फिर अमेरिका की तरफ देखना है, हम सब एक तो डेवलपिंग फिर अमेरिका की तरफ देखना है, फिर अमेरिका से गाइडलाइन लेनी है कि हम क्या करें। एक तो चीज़ है कि जैसे हम अभी यहाँ पर डिफेंस सिस्टम की बात कर रहे थे कतर की, और क्या शराकतदारी है जो कि यूएस और कतर एंजॉय करते हैं, हम भी साथ साथ समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, और जैसे जैसे डेवलपिंग स्टोरी सामने आ रही है उसमें से भी ज़ाहिर बात है कुछ चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। अभी मैं पढ़ रही थी इसके बारे में, जो एक तासुर जा रहा है कि शायद एयर डिफेंस सिस्टम या फिर पूरा का पूरा कतर का डिफेंस सिस्टम यूएस के कंट्रोल में, गालिबन ऐसा नहीं है। कुछ डील्स हैं दिफा से मुतल्लिक, कुछ एयर बेसिस से मुतल्लिक जो कि इंजॉय करते हैं दोनों मुल्क, क्योंकि नेटो के अलावा सबसे बड़ा इत्तेहादी अमेरिका का कतर है। सो इसको जी हम कोशिश करेंगे कल या आने वाले दिनों में हम कोई डिफेंस एनालिस्ट भी लें अपने पैनल के ऊपर, जिससे सब कुछ समझ भी सकें ज़रा बेहतर अंदाज में। लेकिन तब तक हम इसका जायज़ा लेते हैं कि सिफारती तौर पर अब क्या हो सकता है आगे। फ़खर दुरानी साहब, आप कहिएगा रिस्पॉन्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? क्या कतर अकेला खड़ा होगा या गल्फ ममालिक का, मिडल ईस्ट का कोई कंसोलिडेटेड रिस्पांस होगा? और अगर ऐसा होगा किसी भी सूरत में, वो रिस्पांस होना क्या चाहिए आइडियली? अलीना, पहला तो जो कतर के जो एयर डिफेंस सिस्टम के हवाले से ये दो तरह का है कतर के अंदर, जो मैंने अभी देखा है। एक तो जो कतर अमीरी एयर डिफेंस एयर फोर्स है, वो खुद उनका भी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो करते हैं, और उसके साथ साथ अमेरिका ने अपना भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो अपनी उनकी इंस्टॉलेशंस हैं और जो एयर बेसेज हैं उसके ऊपर वो खुद ऑपरेट करते हैं। तो ये इनका डबल जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम इस टाइम कतर के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। दूसरी बात जहाँ तक है कि ये कतर का कोई माहिराना राय भी ले लेंगे। जी सर। और इसके साथ साथ जो आप कह रही हैं कि इसका डिप्लोमेटिक हवाले से क्या रिस्पांस होगा और दूसरे ममालिक कतर का साथ देंगे या नहीं देंगे। ऑब्वियसली इस टाइम जो तमाम अरब ममालिक हैं, अगर आपको याद हो कुछ अर्सा पहले जब ये सदर ट्रंप की तरफ से एक बयान दिया गया था कि गज़ा को यहाँ से ख़त्म करके और जो गज़ा की आबादी है इसको दूसरे ममालिक भेज दिया जाए और यहाँ पे एक स्टेट ऑफ द आर्ट कोई नई कॉलोनी बना दी जाए, तो उस पर भी जो अरब ममालिक थे उनको खदशा अपनी एग्जिस्टेंस का शुरू हो गया था। तो उसके बाद उन्होंने एक जॉइंट जो है वो फोरम और ये कहा था कि हम एक जॉइंट फंड कायम करेंगे जिसके ज़रिए कोई $20 बिलियन था गालबन, जो इन्होंने कहा था, प्लेज किया था कि हम जो गज़ा की रिहेबिलिटेशन के हवाले से यहाँ पे करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। ये एक मेरा ख्याल है कि जो कतर के ऊपर अटैक किया गया है, अब तमाम जो अरब ममालिक हैं उनको सिफारती महाज के ऊपर एक तो ये कि इत्तेहाद का मुजाहरा करना होगा, क्योंकि कल को ये किसी और दूसरे अरब मुल्क की बारी आ सकती है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये तमाम अरब ममालिक, जिस तरह अभी ट्रंप की जो चंद महीने पहले स्टेटमेंट के बाद ये इकट्ठे हो गए थे, अब भी ये बज़ाहिर ये लगता है कि ये इकट्ठे होंगे, लेकिन मसला वही है कि जिस तरह माजी में ये कुछ बयानात दे के, कुछ ऐलानात करके उसके बाद खामोश हो जाते हैं कि शायद कुछ नहीं होगा, अब भी अगर ये इसी तरह खामोश रहे तो फिर इनकी जो एग्जिस्टेंस को इजराइल आगे मजीद चैलेंज करेगा और टेस्ट करेगा, और यही कुछ वो इजराइल करता आया है। आप लबनान का देखें, पहले उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट किया और उसके बाद उन्होंने फिर उसके ऊपर अटैक करके कुछ ये करना शुरू किया। सीरिया का देख लें, बाकी ममालिक का, मैं चाहती हूं सबका रिस्पांस जरा आ जाए। ठीक है, थैंक यू फखर। सलीम साफी साहब, सर रिस्पांस डिप्लोमेटिक या अदरवाइज, अब तो क्योंकि हमला कर दिया ना, तो अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि कोई जवाबी हमला किया जाता है। क्या आप क्या तवक्को कर रहे हैं आप, और क्या आपके ख्याल में होना चाहिए इसका जवाब दोहा की तरफ से, कतर की तरफ से? देखिए, बेहतरीन जवाब तो ये होगा कि अरब ममालिक और गल्फ़ स्टेट्स जो है वो मिलकर हिकमत अमली बनाएं और ताकत की ज़ुबान में इजराइल को जवाब दें, माशी पाबंदियों की सूरत में उनको जवाब दें, और बाकी इस्लामी ममालिक भी, मसलन अब सिर्फ तुर्की ने उसके साथ ख़त्म कर दिया है अपने तिजारती ताल्लुक़ात, लेकिन उसको यूरोप से जो कुछ मिल रहा है और उसको अमेरिका से जो कुछ मिल रहा है, तो इसलिए वो फिर इन अरब ममालिक का उस तरह मोहताज नहीं रहता। लेकिन कम से कम अरब ममालिक को अपना मौक़िफ़ अब एक करना चाहिए। इस वक्त अरब ममालिक मौक़िफ़ के लिहाज से भी डिवाइडेड है। ये जो कतर है, कतर में सिर्फ ये हमास के लोग नहीं थे, बल्कि कतर में इख्वान मुस्लिमीन जैसी तंजीमों के लोग भी हैं, जिस पे मिस्र उनसे नाराज़ है और ख़ुद बाकी अरब ममालिक भी उन पर ज़्यादा खुश नहीं है। तो अरब ममालिक को यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए और मिलजुल कर इसराइल को जवाब देना चाहिए। रीमा उमर साहब, आपकी क्या? लेकिन मुझे खुद प्रैक्टिकली तवक्को, मुझे साफी साहब
सिवाय ज़ुबानी रद्द-ए-अमल के और किसी चीज़ की मुझे तवक्को नहीं है। वो मेरी ख्वाहिश है जो मैंने आपको बयान कर दी। अच्छा, आपको ये भी नहीं लगता कि जवाबन जिस तरह होता है कि कोई हमला किया जाता है या टारगेटेड कैलकुलेटेड टारगेट्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक उनको निशाना बनाया जाता है, वो भी नहीं होगा? नहीं, कतर इस तरह नहीं करेगा। कतर की तरफ से इजराइल के मामले में मुझे नहीं लगता कि कोई जवाबी मिसाइल हमला किया जाएगा या किसी और तरीके से ड्रोन हमला किया जाएगा या कुछ और किया जाएगा। और अगर ऐसा होता है सर, तो ये हल्लाशेरी देने वाली बात होगी या आपको लगता है कोई स्ट्रेटेजिकली बेहतर फैसला होगा? नहीं, काश कि कतर कर सके, लेकिन मेरे ख्याल में वो नहीं करेगा। मैं फिर भी यही अर्ज करूंगा। ठीक है। रीमा उमर साहिबा, आपकी राय में क्या बेहतर हिकमत अमली होगी इस जवाब के लिए? अलीना, आप बात कर रही थी अरब वर्ल्ड की, मेरा नहीं ख्याल उनमें यूनिटी है। मतलब आई थिंक इट्स वेरी ऑब्वियस उनमें डिविजन्स हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि इस अटैक के बाद वो डिविजन्स खत्म हो जाएंगी। तो एक कोई यूनाइटेड बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स अरब दुनिया की तरफ से तो मेरा नहीं ख्याल अनफॉर्चुनेटली आएगा। दूसरा, ये एक बहुत प्रॉब्लमैटिक प्रेसिडेंट है, क्योंकि आप सपोज करें कि अगर इजराइल कहीं पे भी हमास की लीडरशिप इकट्ठा है, उसको लेजिटिमेट टारगेट बना के हमला कर सकता है, तो अगर आगे कोई सीज फायर की बात होनी है, कोई भी बातचीत होनी है, निगोशिएशंस होनी है, तो कहाँ पे वो होंगी? क्योंकि कतर, जैसे आपने शुरू में भी कहा, एक सेफ स्पॉट समझा जाता था जहाँ पे निगोशिएशंस होती थी और भी मामलात की। तो कहीं भी हमास लीडरशिप अगर होगी तो इजराइल के लिए वो इलेजिटिमेट टारगेट होगी। तो फिर किस तरह मामलात आगे बढ़ेंगे? ये बहुत ही एक पेचीदा मामला है, और आई होप कि हमें कुछ क्लैरिटी मिल सके इसमें कि अमेरिका ने भी अगर सपोर्ट किया है तो किस बेसिस पे किया है, क्योंकि बहुत ज्यादा सेटबैक मिला है आगे जो एक प्रोसेस अमेरिका ही बात करता था सीज फायर की उसको। तो मैं इस पे भी ज्यादा क्लैरिटी चाहूंगी कि किस वजह से अमेरिका ने भी परमिट कर दिया इजराइल को मिलके कि वो अटैक करे इस तरह कतर पे, और अमेरिका की तरफ से वजाहत आए तो हमें शायद क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि अभी तक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इजराइल के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि ये अमेरिका के, तो जब अमेरिका की तरफ से और उनसे वहाँ पे सवाल भी पूछे जाएंगे तो थोड़ी क्लैरिटी मिले, शायद उससे भी हम समझ सकेंगे कि आगे चीजें किस तरह डेवलप करेंगी। ठीक है। इरशाद भट्टी साहब, क्या जवाब होना चाहिए कतर का? मैडम शेख, क्या जवाब हो सकता है कतर का? यही हो सकता है कि आपने हमारे इलाके पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की, आपने जारियत की, ये काबिल मज़म्मत है, अफसोसनाक है, शर्मनाक है। सारे अरब मुल्क भी ऐसे ही कहेंगे। उसके बाद हो सकता है OIC का एक इजलास हो जाए, उसके बाद हो सकता है एक सलामती कौंसिल का इजलास हो जाए, उसके बाद हो सकता है चंद मुज़म्मती बयानात आ जाएं, और फिर बाबा जी ट्रंप साहब मंजर आम पर आएंगे और फिर दी एंड हो जाएगा। कोई जवाब नहीं होना, कुछ भी नहीं होना, इसी तरह ही होना है, इसी तरह ही चलना है। जो बाबा जी चाहेंगे, जो इसराइल चाहेगा, वही होगा। लेकिन एक चीज़ इस सब में बहुत ज़्यादा क्लियर है और दिन ब दिन ज़्यादा वाज़ेह होती जा रही है कि ये तो वेकअप कॉल होनी चाहिए अब दुनिया के लिए कि क्या कर रहा है इसराइल, और आगे कोई लिमिट नहीं है उसकी। अगर वो यहाँ तक पहुँच सकता है, अरब ममालिक, ऑल माइटी, ऑल पावरफुल, दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज़ को कंट्रोल करने वाले, तेल की ताकत रखने वाले, अगर उनके दर पे आ सकता है तो फिर कोई दर सेफ़ नहीं है। विद दैट हम इसके ऊपर टैब्स रखेंगे आने वाले दिनों में क्या होता है, एंड ऑब्वियसली इसके ऊपर तज्जिया तबसरा भी आने वाले प्रोग्राम्स में जारी रहेगा। बट आज के प्रोग्राम से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।